अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल देखेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, हमने इस सिलेंड्रिकल फ्रेम को इस टाइप से रखा था और ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल्स हैं एन और एस, ये भी ऐसे खड़े रखे थे। अगर इसको हम ऐसा ऐसा झुका दें और मैग्नेट को भी ऐसे ही झुका दें तो वो कैसे दिखेगा। हमको ये फ्रंट वाला एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है ये सिलिंड्रिकल फ्रेम का, तो उसको देखें तो वो इस टाइप से दिखेगा सामने से ऐसा। और ये जो है ये वायर्स हैं जो ऊपर ऐसे बाउंड किए गए हैं। इस रेक्टेंगुलर वायर जो हमने यहां पर बाउंड किया है इसका एक एंड यहां पर होगा और उस एंड से हम एक यहां पर स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो स्प्रिंग का जो फर्स्ट एंड है इस कॉइल के एक एंड से यहां पर ज्वाइन रहेगा, यहां पर कनेक्टेड रहेगा, और इस स्प्रिंग का जो सेकेंड एंड है वो ये हम देख रहे हैं ये बेयरिंग जैसे हैं, ये जो कील है ये बेयरिंग जैसे हैं, तो इन पर सेकेंड एंड इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है ना, वो ऊपर ऐसा रहेगा, उसको हम अभी नहीं बना रहे हैं, वो ऐसा रहेगा इस टाइप से। ये जो हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर इसमें लपेट कर एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया है, इस इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक एंड होगा यहां ऊपर की ओर ऐसा, जैसे यहां पर होगा वो ऐसा, यहां पर ये जो एंड होगा वो इस स्प्रिंग के एक एंड से ऐसा कनेक्ट रहेगा, स्प्रिंग के अंदर वाले एंड से। और इस स्प्रिंग का जो ऊपर आउटर एंड है ये एंड इस स्क्रू से कनेक्टेड रहेगा। ये जो हमने स्क्रू लगाया है ना, अब यहां पर वो इस टाइप से स्क्रू होगा तो वो इससे कनेक्टेड रहेगा इस टाइप से। इसी प्रकार इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो दूसरा एंड होगा वो नीचे होगा इधर, और उस एंड को हम एक स्प्रिंग लगाएंगे तो स्प्रिंग के फर्स्ट एंड से सोल्ड कर देंगे हम। और इस स्प्रिंग का जो सेकेंड एंड होगा वो किससे कनेक्ट होगा, ये स्क्रू हमने लगाया है जिसको हम कील बोलते हैं, वो स्क्रू उस स्क्रू से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है ना, तो अब उसको कैसे दिखा रहे हैं हम, ऊपर वाली जो यहां पर हमने स्प्रिंग लगाई थी वो ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ में एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर यहां पर हम फिक्स्ड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इस गैल्वेनोमीटर को कभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। इस रेक्टेंगुलर कॉइल की एक साइड ये है और दूसरी साइड ये, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक साइड पर इधर की ओर फोर्स लगेगा और दूसरे को इधर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो ये कॉइल अब क्या करेगी, ऐसे घूमने लगेगी। तो ये जो पॉइंटर हमने यहां पर लगाया था इसको कौन घुमा रहा है, इसको दो फोर्स लग रहे हैं इधर और नीचे वाला एक, तो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पर टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क एक्ट जब होगा इस पर तो ये कॉइल रोटेट करने लगेगी ऐसी, कॉइल के साथ में ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा, मतलब पॉइंटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका डिफ्लेक्शन इतना आया, तो ये इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा ये हम एंगल फाइंड कर लिया, ये डिफ्लेक्शन कहलाया। अगर हम इस पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते तो फिर डिफ्लेक्शन जो है इस पॉइंटर पे वो इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में, तो हमें पता चल जाता कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ये इस टाइप से वर्क करता है। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहां पर ये देखने वाली है कि ये जो है ये मैग्नेट का एक एन पोल है और ये मैग्नेट का दूसरा एस पोल है। इन एन पोल और एस पोल को यहां पर हम इस टाइप से सिलिंड्रिकल शेप क्यों बनाए हैं, अंदर की ओर सिलिंड्रिकल शेप है ना ये, तो ये इसको क्यों बनाए हम सिलिंड्रिकल शेप, उसको हम देखेंगे। हम देखते हैं कि अगर ये दो मैग्नेट हैं ये इस टाइप से ऐसा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस टाइप से, अगर ये एन है और ये एस है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी। ये क्योंकि ये प्लेन है, अब अगर ये बीच के अंदर की ओर ये ऐसा कॉनकेव जैसा होगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। मींस इधर यहां इस टाइप से परपेंडिकुलर यहां है तो इसके डायरेक्शन में ये,
और यहाँ है तो इस टाइप से, यहाँ है तो इस टाइप से। तो ये जो सरफेस है ना, हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं और परपेंडिकुलर एंटर भी होती हैं। वैसे यहां पर जब एंटर करेंगी तो इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर ये होगी। यहां कोई पॉइंट लें इसका परपेंडिकुलर ये, 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 तो इस डायरेक्शन में ये फिर एंटर करेंगी एस पोल पर। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल, ये इसका ये वाला आर्म ऐसे है, तब भी इसको परपेंडिकुलर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। थोड़ा सा घूम के जब ये ऐसे आ जाएगी तब इधर वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो परपेंडिकुलर रहेंगी। जब ये इधर आके यहां आएगी तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी परपेंडिकुलर, ऐसे जब ये घूम जाएगी तो यहां से परपेंडिकुलर ये लाइंस, यहां से परपेंडिकुलर ये लाइंस। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके यहां जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ऑलवेज इस कॉइल के परपेंडिकुलर होंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल के ऑलवेज परपेंडिकुलर एंटर होनी चाहिए या इससे बाहर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ये एक सिलिंड्रिकल शेप में कटे रहते हैं। अब परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए, आपको पता है कि फोर्स इस कॉइल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होने पर सबसे ज्यादा लगता है। जो एक फॉर्मूला हमने देखा था, F इक्वल IL/B साइन थीटा। L तो इस आर्म की लेंथ है, ये थीटा जब 90 डिग्री होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो इस पर टॉर्क ज्यादा लगेगा, और टॉर्क ज्यादा लगेगा तो ये इजिली ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो इस कॉइल के जो ये साइड्स हैं इन पर ऑलवेज मैक्सिमम फोर्स लगे, इसलिए, और इस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगी तब। इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये एक जो सिलेंड्रिकल फ्रेम है, इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखते हैं। अब ये सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों रखते हैं हम? अब हम सॉफ्ट आयरन का कोर इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन की ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होती है मतलब क्योंकि सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी से गेन करने और जल्दी से हटाने की पावर होती है इसमें, और ये ससेप्टिबिलिटी है, और इसलिए इसको हम यहां पर सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं अंदर की ओर। और एक चीज और है इसका काम कि जो स्ट्रेंथ है ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पोल्स के बीच में, इस स्ट्रेंथ को भी ये बूस्ट करता है। ठीक है ना, और इसलिए भी यहां पर ये दो काम करता है यहां पर, और इसलिए हम यहां पर सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है। तो गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये तो हम इजीली बता सकते हैं, आप भी अभी बता सकते हैं। तो अब गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है। यही इस गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। तो अब इसकी थ्योरी क्या होगी, आप अभी समझ लिए हैं कि जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, और वो होता है टाउ NIAB। ठीक, और जहां पर N कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, I उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और A उस कॉइल का एरिया है, और B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जैसे ही कॉइल इस टाइप से रोटेट करेगी, इस कॉइल के साथ कनेक्टेड जो स्प्रिंग्स है ना, उन स्प्रिंग्स में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और वो जो ट्विस्ट है इस कॉइल को वापस इसकी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो इस ट्विस्ट के कारण इधर जो अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स।
इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण इसको एक टॉर्क लगेगा जो इस कॉइल के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो यहां पर टॉर्क लगेगा उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल, और वो किसके इक्वल होगा, वो यहां पर k इंटू फाइव। सपोज इस थीटा ना लेके और यहां पर हम फाइव लेते हैं तो ये डिफ्लेक्शन है। यहां पर ये जो k है ना ये टॉर्सन कांस्टेंट है और फाई यहां पर डिफ्लेक्शन एंगल है। डिफ्लेक्शन किसमें, कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है तो कॉइल के साथ पॉइंटर लगा हुआ है तो वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ उसको हम ये पॉइंटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों इक्वल होंगी और उस कंडीशन में ये कॉइल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके और रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंटर है ये भी ऐसी उस इस वाले स्केल में जाके ऐसी फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये एन आई ए बी होगा इक्वल के फाई के, और अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा यहां पर, एन ए बी अपॉन के इंटू आई। आप देख रहे हैं ये एन कांस्टेंट है, ए एरिया कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल है, ये आई के प्रोपोर्शनल है। मींस जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे इस पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन उतना ही आएगा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन। अब हम सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। जब इस कॉइल में करंट फ्लो होता है तो कम से कम करंट फ्लो होने पर डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा आता है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज्यादा इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होगी। यही क्या है सेंसिटिविटी की डेफिनेशन। तो हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, आई को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बच क्या जाएगा यहाँ एन ए बी अपॉन के। ये सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर दो टाइप के सेंसिटिविटी होंगी, एक तो करंट सेंसिटिविटी और दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना आप देख रहे हैं। ये फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू ये पूरी है, रख दो फाई की वैल्यू। तो 1 अपॉन वी इंटू फाई की वैल्यू एन ए बी अपॉन के इंटू आई। अब v की वैल्यू क्या होती है, v इक्वल होती है i इंटू आर। तो फिर फाइव अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आई इंटू आर इंटू एन ए बी अपॉन के इंटू आई से आई कैंसल, तो फाइव अपॉन वी इक्वल एन ए बी अपॉन के इंटू आर। इसको ऐसा लिख देते हैं 1 अपॉन आर। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना ये किसकी इक्वल है, ये इस वैल्यू के इक्वल है, और ये वैल्यू क्या है, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम क्या ले सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। तो ये दोनों में रिलेशन हो गया ये, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यहां खत्म होता है।